हे एवरीवन, हियर सुषम पाटिल। तो हम रेजोनेंस की स्टडी कर रहे थे और इस वीडियो में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में। तो अब क्रॉस कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हेन अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम कॉन्जुगेट्स विद टू और मोर कॉन्जुगेट सिस्टम्स इट इज कॉल्ड एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। मतलब एक कंपाउंड का कॉन्जुगेट सिस्टम यानी कोई भी एक पार्ट जब दो या ज़्यादा पार्ट से रेजोनेंस करेगा तो उसे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है और इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन में दो पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है कि इफ ऑब्जर्वेशन ग्रुप इज क्रॉस कॉन्जुगेटिंग विद टू और मोर कॉन्जुगेट सिस्टम्स देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ऑब्जर्वेशन ग्रुप यानी कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो दो या ज़्यादा कॉन्जुगेट सिस्टम से अगर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल यही हो जाएगा, दो कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट आता है कि ऑब्जर्वेशन ग्रुप इज कॉन्जुगेटिंग विद अ ग्रुप विच इज क्रॉस कॉन्जुगेटिंग विद अदर ग्रुप देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रुप डिक्रीजेस। तो अगर मैं उसका एग्जांपल लिखूँ तो आएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, तो ये O के साथ रेजोनेंस कर रहा है और ये जो O है ये इस O के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि इसे अपना रेजोनेंस इन दोनों के साथ शेयर करना पड़ रहा है इसके साथ, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसको दो दो मिल रहे थे इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। व्हेन अ कॉन्जुगेट सिस्टम इज सीक्वेंशियली और कॉन्जुगेटिवली कॉन्जुगेट विद टू और मोर कॉन्जुगेट सिस्टम्स इट इज नोन एज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यानी इसमें कॉन्जुगेशन होगा फिर और एक होगा, ऐसा होते ही जाएगा, मतलब एक्सटेंड हो रहा कॉन्जुगेशन, तो इसे हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलेंगे। तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखूँ तो ये हमारा हो गया फिनॉल। तो अभी अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालें तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसा होगा, ऐसा और ऐसे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे, डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये वापस कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, तो ये वापस ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और ये। अभी वापस कॉन्जुगेशन होगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड OH प्लस। अभी यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो फाइनली हमारा ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होते गया तो इसे इसलिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और हमें कैसे समझेगा कि हम कब रुके, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बेंजीन के जहाँ पे डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे उसके अपोजिट पॉइंट्स पे डबल बॉन्ड्स है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे इस पे हो जाता है, नहीं तो कभी कभी स्टेबल जब हो जाता है कंपाउंड वहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन थ्रू रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस से वेरियस फैक्टर्स पर क्या असर आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ में आएगा कि अगर H+ के रिमूवल के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचा वो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होगा तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम इसे एग्जांपल से देखेंगे। तो अगर मैं लिखूँ इधर ROH और लिखूँ PHOH, तो अगर इधर से H+ का रिमूवल कर दिया तो हो जाएगा RO- प्लस H+, हो जाएगा PHO- प्लस H+। तो ये जो बने इन्हें कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो अभी इन दोनों में से स्टेबल कौन है, नीचे वाला, क्योंकि PH यानी बेंजीन, तो बेंजीन तो हमारा ऐसा होता है, तो ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव के चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इसलिए अगर इसे फर्स्ट बोला इसे सेकंड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। अब सेकंड फैक्टर है बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आता है कि अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर एग्जांपल से देखेंगे तो मैंने कि ये ले लिया कंपाउंड और दूसरा ले लिया ये। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों नाइट्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक लोन पेयर है यानी, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकती है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। और हमने देखा था कि रेजोनेंस हो गया किसका, लोन पेयर का या नेगेटिव चार्ज का, तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसे 1 बोला, इसे 2 बोला, तो 1 की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 2 से, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है लोन पेयर का। थर्ड फैक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ।
तो रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम करता है और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ाता है। तो ये हमने बेंजीन में देखा था कि बेंजीन ऐसा था और फिर वो फाइनली ऐसा बन गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड बन गया और जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन गया। तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम होती है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई और डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड बन गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। और बाय द वे मैं बताना भूल गया कि ये जो डबल साइडेड एरो होता है तो ये रेजोनेंस को डिनोट करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इसमें क्या आएगा, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो कंपाउंड बचे, इंटरमीडिएट्स जो बने, वो रेजोनेंस से स्टेबल हो रहे होंगे तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ ये और दूसरा आएगा ये, तो अगर हम दोनों में से हाइड्रोजन को निकाल देते, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तो उसको निकाल दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस H प्लस, सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस H प्लस। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा नेगेटिव का, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो जहाँ पे रेजोनेंस होगा वो स्टेबल होगा ना, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इस वाले से कम होगी, मतलब 1 और 2 में 2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी लेस देन 1। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई कंपाउंड है, अगर वो स्टेबल हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद तो वो इजीली बॉन्ड ब्रेक कर देगा ना, इसलिए 2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई क्योंकि वो इजीली कर रहा है, क्योंकि उसे स्टेबल बनना है। और ये हमने जो बॉन्ड स्ट्रेंथ में देखा बॉन्ड ब्रेकिंग, तो वो होमोलिटिक भी हो सकती है, हेटेरोलिटिक भी हो सकती है। और हमारा लास्ट पॉइंट आएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है कि हमारे इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं, कार्बोकैटायन होता है, कार्बन आयन होता है और फ्री रेडिकल होता है। तो रेजोनेंस इन तीनों की भी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो अब इसी के साथ हमारा रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।